सभी को नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस बार रेलवे एनटीपीसी में जॉब लेना चाहते हो, तो ये जितने भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ इस बार करके चल देना। लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। मैं आपको वही प्रश्न कराऊँगा जो आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। इसी में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, इसी में आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेंगे और चीज़ें जो आपके रेलवे एग्ज़ाम ने पूछा है एनटीपीसी में, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के साथ। आज का जो प्रश्न है 9 जून का है। ऐसे करते-करते मैं आपको सभी को करा दूँगा। 30 दिन के अंतर्गत आपकी आराम से जीके तैयारी हो जाएगी। ठीक है? पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त शासक कौन बना? तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमारगुप्त बना। ठीक है? ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम बना। यहाँ पास अब मैं बिना व्याख्या के आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा नहीं। ठीक है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के शासक बने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पास कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? 9 जून 2025 का प्रश्न है। ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ पास? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या मैं इतने तरीके से बताऊंगा आपको कि भूलोगे नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता एम एस स्वामीनाथन ने की थी, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2004 में स्थापित किया गया था किसको? राष्ट्रीय किसान आयोग को, जिसकी अध्यक्षता किसने की? एम एस स्वामीनाथन ने की। ऐसे घोल के पिला दूंगा ना आपको इस 30 दिनों में, इसी से पूछेगा आपको क्वेश्चन, देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ। तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या में कि वर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र तो याद रखेंगे, लेकिन उसके आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न है, शारदा सिंह को किस भाषा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? किस भाषा के लिए? तो ये जो कि है पता है आपको क्या होगा? मैथिली भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, जो मैथिली जो कि लोकगीतों की प्रसिद्ध गायिका है, कौन? शारदा सिन्हा। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए, माल एवं सेवा कर जो कि है ना, ये आपके जीएसटी से आप समझ जा रहे हो कि ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है कौन? माल एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आप कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो उपभोक्ता भुगतान करता है, जैसे कि जीएसटी। हम जीएसटी कैसे भुगतान करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, ये पुस्तक से संबंधित पूछा गया था कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? देख सकते हैं 9 जून 2025 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि गीता रहस्य तिलक जी की प्रसिद्ध रचना है। जिन कौन सा क्या बोले आप? गीता रहस्य जो कि है बाल गंगाधर तिलक जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या की है। ठीक है, तो ये इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 58वीं बैठक की बात करेगा तो कहाँ की गई? इटली में की गई। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पास मैं आपको व्याख्या दे देता हूँ कि जो एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक 4 से 7 मई, देख सकते हैं कैसे करंट अफेयर पूछा है। 4 से 7 मई का ये हुआ था और 9 मई जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे करना है ना। तो 4 से 7 मई 2025 तक इटली के मिलान में एलियांज माइको है ना, मिलानो कन्वेंस सेंटर में आयोजित की गई। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, याद में रखेंगे। ठीक है, चलो अगले आपका 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताओ भाई। पूछता है आपके एग्जाम में ना, ये सभी चीजें पूछते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अच्छे से करना। तो ये आपके आरक्षण की समय सीमा बढ़ाना, इससे संबंधित है, आपको पता होगा। ठीक है, यह संशोधन एसटी/एससी के लिए क्या किया गया? संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण में 10 वर्षों तक बढ़ाने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही होगा। कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन।
ठीक है, मैं इतना व्याख्या कर रहा हूँ आपको कि अगर प्रश्न फँसेगा इससे संबंधी आप गलत करके आओगे नहीं, ठीक है? आपको 100% एप्रोप्रिएट आंसर के साथ बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप गलत तो करके आओगे नहीं, ये है आपका, ठीक है? कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। वाह! क्वेश्चन देख रहे हो ये? तो क्या बोलेंगे आप 69वां ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं आपको व्याख्या लिख के चलता हूँ कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी बनाया गया। ठीक है, चलो। ये अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि 2025 गोल्डन ग्लोबल्स में सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे एमिलिया पेरेज को दिया गया ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं व्याख्या बता देता हूँ आपको इससे संबंधी कि क्या होगा। ठीक है, देखिए 2025 गोल्डन ग्लोब्स है ना, वो 2025 गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार एमिलिया है ना, एमिलिया पेरेज को दिया गया, एमिलिया पेरेज को दिया गया। ठीक है, चलो। ये प्रश्न पूछा गया था कि इसरो अगले 5 वर्षों में 52 निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जिनमें से कितने सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए जाएंगे? तो क्या होगा इसका आंसर पता है आपको? 31 ऑप्शन नंबर जो कि है सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता रहना चाहिए आपको। इसरो इसरो जो कि है अगले 5 वर्षों में 52 निगरानी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जिसमें 31 उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 31 उपग्रह इसरो द्वारा विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, जो मिल रहा है इंपॉर्टेंट चीज है उसको सभी को करके चले। ठीक है, यहाँ पास में सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया? ये मैंने पहले बता चुका है, 2 दिन पहले वाले वीडियो में जाके देखोगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था मैंने। ठीक है, और ये 9 जून का प्रश्न है, तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सही हो जाएगा, है ना। मैं आपको करा चुका हूँ ये चीजें को, है ना, नरमपंथियों पर हमला किसने किया हो। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं आप कि लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेल्फी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे, ये मैंने बता चुके आपको, है ना, और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में विश्वास रखते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। ठीक है, चलो। ये प्रश्न याद रखेंगे 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था, पूछा गया है प्रश्न। तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं व्याख्या दे देता हूँ आपको कि 2025 ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव शनिवार 3 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया की 48वीं संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो। बी आर अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह किस तारीख को आती है? देखो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन मत कीजिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको कीजिए, वही चीजें आपको फायदा कराएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, सिंपल चीजें को पढ़ना नहीं, जो पूछा गया उसको पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या पूछा गया है कि 69वीं जो कि पुण्यतिथि बी आर अम्बेडकर की, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह किस तारीख को पड़ता है? 6 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि महापरिनिर्वाण दिवस यही जो कि है इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो 6 दिसंबर याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो कि ये सही हो जाएगा। मैं आपको व्याख्या के ऊपर लेके चलता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, इसलिए इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मेरा कोशिश यही रहता है कि आप वीडियो में चीजें को याद कर लो, दुनियादारी की चीजें वीडियो में ही याद कर लो, आप अलग से आपको समय की वो ना पड़े। ठीक है, और होना चाहिए तब इसको रिवीजन कर सकते हैं। आपके एग्जाम से एक दिन पहले पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी को देखना आराम से, आपका जीके में कोई समस्या नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो और इससे आसपास ही पूछेगा, इससे आसपास पूछेगा। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, अगला ये देखिए आईगीमे 2025 है ना, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट किस बल से संबंधित संयुक्त अभ्यास है? तो यहाँ पर समझ आ रहा है आपका, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो कि है भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पर सही हो जाएगा।
ठीक है जी। अब यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईकेएम 2025 भारत और अफ्रीका देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु आयोजित नौसैनिक अभ्यास है। ये पूछेगा आपके एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई, अगर आपके एग्जाम जब होगे तो एक दिन पहले सबको 2x स्पीड में जाके देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जीके में कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, क्या बोलोगे आप इसको? महान हिमालय बोलते हैं। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। व्याख्या मैं आपको दे देता हूँ इसको, महान हिमालय के अलावा, हिमालय के अलावा और एक तो ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रीलंका को महान, है ना, श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। 3 नाम मैंने आपको बताया यहाँ पास, हिमाद्री बताया मैंने, ग्रेटर हिमालय बताया मैंने और महान हिमालय बताया मैंने, ठीक है। चलो, और यह हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे निरंतर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगला प्रश्न, कई बार पूछा गया ये प्रश्न, ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो क्या बोलोगे? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली है, विशेषकर बनारस और लखनऊ घरानों से जुड़ी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे। ठुमरी किस घराने से जुड़ी हुई है बोलेगा तो बनारस और लखनऊ घराने से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलो, ये जितने भी प्रश्न है ना आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, देख लेना। ये पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, पहले भी करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती है? किसको रिपोर्ट करती है भाई? बंगाल गवर्नर जनरल की काउंसिल को रिपोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। यहाँ पास व्याख्या में, बिना व्याख्या के कुछ भी चीज मैं बताता नहीं हूँ आपको, है ना। देख सकते हैं यहाँ पास कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। चलो, ये एक्ट याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोगों का उल्लेख है? कई बार मल्टीपल टाइम आपके शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। तो अनुच्छेद 37 याद में रखेंगे। क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या में आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी, है ना, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य द्वारा शासन करते समय इस पर ध्यान देना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, शक शासक शाका जिसको बोलते हैं, जिन्हें स्किथियन भी कहा जाता है, किस क्षेत्र से आए थे? बताओ भाई। शक शासक किस क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या में बता देता हूँ आपको कि शक या स्किथियन लोग, ठीक है, स्किथियन लोग जो कि मध्य एशिया से आए थे भारत में और पश्चिमी भारत में राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं चाहूंगा कि जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो जाके बनी है सबको देखना। सभी ऑथेंटिक प्रश्न है जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं, डेट के साथ एक्सपेक्ट जितने भी एक्सप्लेनेशन है सबको बताया मैंने। तो सबको देख लेना, आपके लिए जीके में कोई समस्या नहीं होगी।